हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज देखिए हम करेंगे AS26, राइट। नाम है इंटेंजिबल। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा नंबर के बारे में बताता हूँ। इनिशियली एक AS होता था, AS10, आज भी है, लेकिन उसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। सर देयर आफ्टर इसमें ना टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों कवर थे। सब्सिक्वेंटली AS26 इशू हुआ, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका जो नाम था 10 का, वो टेंजिबल हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें से इंटेंजिबल का पोर्शन रिमूव कर दिया और वो 26 में आ गया। लेकिन नहीं, बाद में फिर AS10 भी रिवाइज हुआ और अभी राइट नाउ इट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो अभी जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो AS10 में कवर होंगे और उनका पूरा काउंटिंग ट्रीटमेंट 10 में दिया हुआ है, उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। दूसरा जितना इंटेंजिबल है, ठीक है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, ट्रेडमार्क है, मूवीज है, मोशन पिक्चर फिल्म्स एंड सो ऑन। सो ऑल दैट इज कवर्ड इन 26। ठीक है, तो अभी वी हैव 2 स्टैंडर्ड्स। अब देखिए इशू क्या है भाई। जो आपका 26 है दैट इज ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि बैलेंस शीट में हम इसको लाइक फिक्स्ड एसेट्स में शो करते हैं। फिक्स्ड एसेट में PPE आएगा, टेंजिबल, और इंटेंजिबल भी आएगा, मतलब नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट है। बढ़िया सर। अब देखिए क्या है कि इसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 26 में दे हैव कवर्ड। तो सबसे पहला असाइनमेंट में आप देखो तो लिखा है AS8, एक पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, 8 नंबर, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो स्टैंडर्ड विड्रॉ हो गया जब 26 आ गया। देखिए, तो उसको हमने 26 में कवर कर लिया, तो ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा विड्रॉ हो गया। क्योंकि अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो क्या है, वो भी तो इंटेंजिबल ही है भाई। मैंने कोई रिसर्च किया, कोई मैंने नया चीज बनाया, नो हाउ, पेटेंट, तो वो इंटेंजिबल हुआ। तो अभी 8 इज नॉट देयर, दैट इज कवर्ड बाय 26। सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? सो एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है कि जो इंटेंजिबल एसेट है वो आपका आइडेंटिफाई, नॉन मॉनेटरी और नॉट हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, मतलब वो एग्जिस्ट, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। और देखिए हेल्ड फॉर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, हम क्यों उसको होल्ड कर रहे हैं, तो हेल्ड फॉर यूज। अब यूज भी किस चीज में हो सकता है बेटा? प्रोडक्शन में, सप्लाई ऑफ गुड्स में, वगैरह वगैरह। तो हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स या रेंटल्स या सर्विसेज में प्रोवाइड करने में भी हो सकता है, और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज हो सकते हैं। सो देयर कैन बी वेरियस पर्पसेस। तो देखिए जो इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, वो क्या है? नंबर 1 आइडेंटिफाइबल है, मतलब अनआइडेंटिफाइड नहीं है,
बोले साहब डिफरेंस गुडविल होता है। अमलगामेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो परचेज कंसिडरेशन है और जो नेट एसेट्स है उसका डिफरेंस गुडविल है, अगर ये जाता है तो ये आइडेंटिफाइबल नहीं है। सर ये तो डिफरेंस बैलेंसिंग अमाउंट है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो 26 डजंट अप्लाई ऑन दैट। हालांकि इस पर तो AS 14 लगेगा, और जब कोई दूसरा AS एप्लीकेबल होगा ऑन एनी इंटेंजिबल असेट तो 26 विल नॉट अप्लाई। तो ये तो 14 में गवर्न होगी गुडविल, बट अदरवाइज आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, शुड नॉट बी बैलेंसिंग फिगर। नॉन मोनेटरी मीन्स कि उसका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्ड फॉर यूज। सर देखो कोई भी असेट फिक्स्ड असेट तभी है व्हेन वी आर होल्डिंग दैट फॉर यूज। अगर कोई चीज हम होल्ड कर रहे हैं फॉर सेल तो वो तो इन्वेंट्री है, फॉर अर्निंग इनकम तो वो इन्वेस्टमेंट है, यूज के लिए होल्ड कर रहे हैं, यूज के लिए रखा हुआ है तभी तो असेट है। यूज हो सकता है प्रोडक्शन में, सप्लाई में, गुड्स या सर्विसेज में, इवन रेंटल्स के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से। ठीक है भैया, तो देखिए सबसे पहले कोई असेट इंटेंजिबल असेट का है तो जब वो आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है और उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं, राइट, एंड मोरोवर वो हेल्ड फॉर यूज है, हमने उसको यूज के लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है। ओके सर, चलिए अब देखिए रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल असेट। तो बेटा अभी हमने देखा ना इंटेंजिबल असेट। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, आप उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। देखो हालांकि मैंने एसेट वर्ड यहां पे लिख दिया तो वो एक मिस्टेक हो गया वहां पे छोटा सा। मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर है जिससे कुछ इंटेंजिबल क्रिएट हो रहा है तो बेटा देखो या तो वो आप उसको कैपिटलाइज करोगे यानी आप उसको एसेट मानोगे, यानी आप उसको बैलेंस शीट में शो करोगे, और अदरवाइज आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे, आप उसको एक्सपेंस मानोगे, यानी आप उसको P&L में शो करोगे। देखिए कोई एक्सपेंडिचर हुआ, हमने कोई पेमेंट की, एनी एक्सपेंडिचर, सर इसको यहां कट कर देते हैं, एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ठीक है। ये है इंटेंजिबल असेट। जब असेट मानी तो इंटेंजिबल असेट हुआ, बैलेंस शीट आइटम। सर एक्सपेंडिचर या तो देखिए रेवेन्यू होता है और या फिर कैपिटल होता है, ये तो हमको मालूम है, कैपिटल या रेवेन्यू। अब सपोज करिए मेरा एक शोरूम है जहां से मैं सेल्स करता हूं। अब कस्टमर आया एक दिन और उसने प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी की। हमने कस्टमर को बेटा चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पिलाया, मान लो एक्सपेंडिचर। अब अगर इससे कोई असेट जनरेट हुआ तो यू कैन शो दिस इन बैलेंस शीट, आप उसको बैलेंस शीट में दिखाओ ना भैया, बट अदरवाइज वो तो P&L का आइटम है। अब आपको साहब इससे गुडविल क्रिएट हुई तो ऐसे नहीं होती है गुडविल, अभी राइट ऑफ करेंगे। तो देखिए आइदर इट इज एक्सपेंस और इट इज एसेट, यही तो है ना। तो या तो ये एक्सपेंस है या एसेट है। एक्सपेंस है तो राइट ऑफ करो, P&L में डालो, एसेट है तो बैलेंस शीट में रखो। तो ये है रिकॉग्निशन एज एन असेट।
मतलब आप किसी एक्सपेंस को कब एसेट मानोगे भाई, इस पर वी हैव कंडीशंस, और अगर कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो पीएनएल। ये दिस इज द थीम। आप किसी एक्सपेंडिचर को एसेट कब मानोगे? तो देखिए कंडीशंस हैं। पहली है इट शुड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, यानी कि हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन supply of goods and services, for rental to others, for held for use होना चाहिए। यूजफुल लाइफ is more than 1 year। सर एसेट तो तभी मानेंगे ना, ये फिक्स्ड एसेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। उस एसेट से हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, मतलब हम उसको बाद में सेल कर पाएंगे या फिर हम उसको यूज करेंगे, उससे हमको वैल्यू मिलेगी। तो दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट। किसी तरीके से we should get some financial benefits, it is very important। otherwise कोई भी एक्सपेंस जो है, अगर बेटा इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड नहीं है तो पीएनएल में जाएगा ना, एक्सपेंस है, इट इज नॉट इन असेट। और सर लास्ट पॉइंट है कि कॉस्ट इज मीजरेबल। हम उसकी कॉस्ट को मीजर कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को सर्टेनिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये कंडीशंस है, इसको कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। यानी व्हेन एन एक्सपेंडिचर कैन बी ट्रीटेड एज एन एसेट। एक्सपेंडिचर एसेट मान लो, बैलेंस शीट में दिखा दो, तो भैया नंबर 1 it should be held for use। Number 2, useful life is more than 1 year। Number 3, future economic benefits are expected। Number 4, its cost can be reasonably measured। तो अगर ये कंडीशंस पूरा हो रहा है then it is asset, और अगर ये कंडीशन पूरा नहीं हो रहा then it is expenditure, should be written off in P&L account। So this is the basic thing। आई सर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ऊपर हेडिंग लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। कब इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा? तो असाइनमेंट कहती है दीज आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट। आप किसी एक्सपेंडिचर को एज एसेट तभी लोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट, सो हेल्ड फॉर यूज एंड उसका लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। हमको ये लगता है कि या वी विल गेट फ्यूचर बेनिफिट्स। और कॉस्ट, थर्ड पॉइंट है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इफ कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड तो एसेट नहीं है वो, ठीक है सर, इज दैट क्लियर? अब देखिए अगर कोई एक्सपेंडिचर इस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा, ऑल द कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड भैया, तभी एसेट मानेंगे। देखो एएस बड़ा स्ट्रिक्ट है और जरा सा भी गड़बड़ होगा तो सीधे पीएनएल में धक्का दे देता है। एसेट मानने पे इसको बड़ा दिक्कत है, तो कंडीशंस लगाता है और ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन एसेट। ओके सर, तो एसेट कब मानेंगे? व्हेन इट इज हेल्ड फॉर यूज, यूजफुल लाइफ। ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। अब मान लो कि कंडीशंस फुलफिल हो गई, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सो दिस इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये चारों बातें होनी चाहिए। मान लो ये
सर नॉट फुलफिल्ड। मतलब सपोज हमने कोई एक्सपेंस किया, लेकिन वो उससे जो असेट क्रिएट हो रहा है वो यूज नहीं होगा, या उसका लाइफ 1 साल से कम है, या उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हमें लग रहा है कि नहीं मिल पाएंगे, या फिर बेटा कॉस्ट मेजर नहीं हो पा रहे, तो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो P&L में डेबिट करो ना उसको। और अगर बेटा कंडीशंस फुलफिल्ड हो रही है तो रिकॉर्ड सच एक्सपेंस एज एन एसेट। तो आप उससे एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हो, बराबर है? यस। अब जब आप रिकॉर्ड करोगे तो प्रश्न उठता है कि सर एट व्हाट वैल्यू इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। हम इसको किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करें? तो हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एट कॉस्ट। देखिए, एसेट्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। बेटा ये तो फंडामेंटल नियम है। पहला चीज कि वो एसेट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो P&L में डालो। सर यूजफुल लाइफ, बेनिफिट, कॉस्ट, यू सी कंडीशंस। बट सपोज ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड, तो ठीक है, एसेट हो गया। एसेट हो गया तो बैलेंस शीट में रखो। अब क्वेश्चन उठता है किस अमाउंट पर? तो बेटा एसेट्स आर ऑलवेज इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। हमारा जो अकाउंटिंग है, हम लोग उसको हिस्टोरिकल अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम चीजों को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। ओके सर, आई बॉट एन एसेट, मैंने कोई भी एसेट खरीदा। सर एनी एसेट, अभी सपोज करो आई बॉट दिस फोन, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब ये फोन जब मैं खरीदा तो मे बी कि जब ये लॉन्च हुआ तो मैं पहले दिन खरीद लाया, तो कंपनी वालों ने बहुत पैसे लिए, बच्चों लूट लिया। कोई बात नहीं, जितने में खरीदा उतने में रिकॉर्ड करो, आपकी कॉस्ट वही है। अभी सपोज करो मैंने उसको कुछ दिन बाद खरीदा तो प्राइस ड्रॉप हो चुकी थी, तो अब मैंने जितने में खरीदा उतने में करूंगा। अब मैंने उसको और कुछ दिन बाद खरीदा तो प्राइस भी ड्रॉप हो गए, सेल भी लगा हुआ था और सस्ता मिला, फिर मैं बोलूंगा, बताओ क्या बोलूंगा? सर मैं ये बोलूंगा कि जितने में खरीदा उतने में रिकॉर्ड होगा। सर सपोज यू बॉट एन एसेट फॉर 50 lakhs, तो 50 लाख में करो। यू बॉट द सेम एसेट फॉर 5 lakh, तो 5 में करो। दैट इज हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। और इस नियम का देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, हम बचपन से पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। एसेट्स आर ऑलवेज, सर ऑलवेज भी लगाते और ग्रेट आ जाता है। Assets are always initially recognized या recorded at cost। काय पर करेंगे? कॉस्ट पर करेंगे। ओके, अब देखिए देयर कैन बी अ फ्यू सिचुएशंस। दिस रूल इज क्लियर ना? तो अब हम कॉस्ट पे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। Sir, we acquire some asset separately. Separately acquired. Suppose करो एक कंपनी है, एक एंटरप्राइज है, एंटिटी है, ठीक है। अब उनको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी और उन्होंने अपने ERP लगाया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। Now they suppose acquired that ERP from Infosys, और से Infosys वालों ने वो सॉफ्टवेयर
जिसका नाम ERP था, उनको 10 करोड़ में दिया। कॉस्ट 10 करोड़ है सर, कॉस्ट पे करना है। मतलब सर काहे स्टोरी सुना रहे हो? बेटा देखो, जब हमने सॉफ्टवेयर अक्वायर किया तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है? ओके, सॉफ्टवेयर का हम क्या करेंगे सर? यूज करेंगे बिजनेस में, पूरा मैनेजमेंट होगा उससे, हेड फॉर यूज। सॉफ्टवेयर की लाइफ सर चलेगा 10, 15, 20 साल। ERP है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हाँ सर पूरा बिजनेस उससे मैनेज हो रहा है, तो वी कैन सर बी श्योर कि हाँ ठीक है, हमको उससे फायदा मिल रहा है। कॉस्ट, हाँ सर वो दे आर चार्जिंग अ सर्टेन अमाउंट, सो इट इज क्लियरली विजिबल। एसेट्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो देखिए अगली लाइन लिखा था, दीज एसेट शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। और बेटा अगर किसी इंटेंजिबल असेट पर कोई और AS अप्लाई हो रहा तो 26 नहीं लगेगा, जैसे गुडविल इन अमलगामेशन, सो दैट विल बी गवर्न्ड बाय AS 14, 26 विल नॉट अप्लाई, वो नहीं लगाना है अपन को। ओके सर, नाउ कम टू फर्स्ट हेडिंग, सेपरेट एक्विजिशन। तो देखिए अगर एसेट सेपरेटली एक्वायर किया तो कॉस्ट आराम से मेजर हो रहा है भाई, कोई सिचुएशन में दिक्कत थोड़ी है इसमें। परचेज प्राइस ले लो, ड्यूटी, टैक्स, वो सब हम ले लेंगे भाई। देखो कॉस्ट में आपका जो परचेज प्राइस है वो भी आएगा, कोई ड्यूटीज और टैक्सेस लग गए वो भी आएंगे। कौन से वाले सर? नॉन रिफंडेबल। जो रिफंडेबल होता है वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है सर। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वो भी ले लेंगे। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर कि हाँ सर ये तो नॉर्मल है। तो लिखते हैं, देखिए इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड सेपरेटली, its cost can be measured separately. Purchase price including duties and taxes, directly attributable expense should be taken as cost. ठीक है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए जो कॉस्ट है बेटा वो कई बार मनी के रूप में हो सकता है और कई बार हम अदर एसेट भी दे सकते हैं। सर कंसिडरेशन है, आई बॉट सम एसेट, मैंने कोई एसेट एक्वायर किया तो नॉर्मली आई विल पे कैश फॉर इट, कैश इंक्लूड्स बैंक बेटा। या फिर देयर कैन बी सम सिचुएशंस जब मैंने शेयर्स दे दिए बदले में, डिबेंचर दे दिए, कंपनी ने लैंड खरीदी, शेयर इशू कर दिए, तो कॉस्ट में वो दोनों जुड़ेगा, मोनेटरी और नॉन मोनेटरी दोनों ऐड करेंगे सर। अब देखिए अगर नॉन मोनेटरी असेट हमने दिया है, कंसिडरेशन इज इन फॉर्म ऑफ सम नॉन मोनेटरी एसेट, consideration is in form of some non-monetary asset. हो सकता है हमने कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदी, गुडविल खरीदी, तो जब देखो एक्वायर करेंगे तब तो रिकॉर्ड होगी ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी, आपको पता है। तो अभी हमने कोई सर एसेट खरीदी, मान लो गुडविल खरीदी, बदले में बिल्डिंग दे दी, तो कॉस्ट कितनी होगी सर? ऑब्वियसली फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो अगर हम कहीं पे कोई लाइक नॉन मोनेटरी एसेट दे रहे हैं बदले में,
तो जो एसेट बेटा हम दे रहे हैं ना, हमको उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। जो एसेट हम दे रहे हैं ना, हमको उसकी फेयर वैल्यू कॉस्ट में जो आ रही है उसकी नहीं लेनी है, वो नहीं करना है। अगला पॉइंट है कि अगर कंसिडरेशन शेयर्स के रूप में इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, तो बेटा ऐसे केस में कॉस्ट जो होएगी वो भी फेयर वैल्यू होएगी ऑफ एसेट एक्वायर्ड और एसेट गिवन which is more clearly evident। तो देखिए लिखा है कि अगर इंटेंजिबल शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज के रूप में, तो फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल इज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और सिक्योरिटीज इशूड या इंटेंजिबल अक्वायर्ड, दोनों लिखा है, विच एवर इज मोर एविडेंट। सर देखो, अगर सेपरेटली एक्वायर किए तो कॉस्ट तो दिख रही है, जो उसका परचेज प्राइस है, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। कॉस्ट विल इंक्लूड कैश पेड एज वेल एज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तो अब अगर मनी है फिर तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी है तो जो असेट दिया है उसका फेयर वैल्यू नो। और अगर कंसिडरेशन में शेयर्स वगैरह दिए हैं तो फेयर वैल्यू जो एसेट एक्वायर किया या जो एसेट दिया जिसका भी फेयर वैल्यू क्लियरली गिवन हो। सपोज करो शेयर्स है और वो शेयर मेरे लिस्टेड है, मार्केट प्राइस अवेलेबल है, तो क्लियरली एविडेंट है। अब प्राइवेट कंपनी का शेयर कभी बिके ही नहीं, जो एसेट खरीदी उसकी फेयर वैल्यू है मार्केट में, तो वो ले लो जो ज्यादा क्लियर हो। ओके, आगे बढ़े बच्चों। तो ये था सेपरेट एक्विजिशन। अगर हम किसी इंटेंजिबल असेट को सेपरेटली एक्वायर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो दिख ही जाएगी सर। हाँ बेटा, बिल्कुल दिख जाएगी। लेकिन हो सकता है हमने सेपरेट एक्वायर नहीं किया हो और हमने बंच ऑफ एसेट खरीदा, पूरा इकट्ठा कई सारा एसेट खरीदा। सर एक्वायर्ड इन अमलगामेशन, हाँ हो सकता है ना। सो बंच ऑफ एसेट खरीदा। अब देखो, वो तो एक अलग चीज थी कि जहां अमलगामेशन है, आपको याद है ना, दो तरीके का होता था। अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ। तो बेटा जो भी इंटेंजिबल एसेट है आर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, और इस केस में क्या करते थे, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट, हेलो क्या था बेटा, बुक वैल्यू। सर मर्जर है, देखो 14 से ही गाइड हो गए, 26 नहीं गाइड करता। आपने कंपनी का अमलगामेशन किया, परचेज किया, बिजनेस परचेज अमलगामेशन, एंड उस कंपनी के पास सॉफ्टवेयर है, गुडविल है, पेटेंट है, वो सब आए। अभी अगर amalgamation is in the nature of purchase, so you will record every asset at fair value including intangible, बराबर ना। तो जो आपका सॉफ्टवेयर आया, जो आपने पेटेंट अक्वायर किया, अब उसको उसका फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो ना, जो एसेट का है। और अगर मर्जर का केस है तो यू रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। इसके अलावा परचेस में जो पीसी और एसेट का डिफरेंस है वो और गुडविल होता है, तो दैट यू नो वेरी वेल। तो देखिए लिखा है कि जहां अमलगामेशन, इन केस ऑफ अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, द एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू
और अगर वो नहीं निकल रही है तो सेपरेट एसेट के रूप में रिकॉर्ड नहीं करोगे, बल्कि आप उसे गुडविल में इंक्लूड करोगे। और एक्टिव मार्केट अगर नहीं है तो नहीं करोगे। मतलब इतना नहीं करना है कैपिटल रिजर्व राइज हो, हमें उसको लिमिट कर देना है। और अगर बेटा मर्जर है तो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, तो बुक वैल्यू पर होगा। ओके सर। अब देखिए, लाइक कोई एसेट आपको गवर्नमेंट ग्रांट में मिली, एक्वायर्ड इन गवर्नमेंट ग्रांट। देखो बेटा, हो सकता है कि कोई एसेट आपको ग्रांट में मिल जाए, सरकार गवर्नमेंट अनुदान के रूप में दे दे कि भैया ठीक है, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो लैंड हम दे देते हैं। टेंजिबल है सर, हो सकता है वो आपको इंटेंजिबल दे दे, सॉफ्टवेयर दे दिया, राइट, कोई पेटेंट दे दिया, आपको स्पेक्ट्रम का लाइसेंस 4G 5G 6G दे दिया। इंटेंजिबल है बेटा, पता है हजारों करोड़ में बिकता है ये स्पेक्ट्रम, 26 में कवर होता है, इंटेंजिबल है, लाइसेंस है। भाई अभी क्या करोगे, तो देखो फंडामेंटल रूल याद रखो, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, इवन ये भी कॉस्ट है, हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ग्रांट में मिली तो बेटा रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। क्यों बार बार एक ही बात करते हो? और मान लो फ्री मिल गई तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो एट नॉमिनल वैल्यू। सपोज 5G स्पेक्ट्रम है, लाइसेंस से सिर्फ अभी बिकेगा 30-40-50,000 करोड़ का, ऐसे बड़ा अमाउंट होता है इसका। अब एक गवर्नमेंट कंपनी ने भी अप्लाई किया, मान लो BSNL ने किया, मान लिया। अरे सर स्टोरी छोड़ो ना, आप ये मत बोलो कि BSNL सर आज तक 4G लॉन्च नहीं कर पाया, वो 5G क्या करेगा। सर ये थोड़ी डिस्कस का पॉइंट है। मान लो कि BSNL ने 5G अप्लाई करा और गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है यार, तुम हमारे अपने हो, हम तुमको 10,000 करोड़ वाला लाइसेंस 100 करोड़ में दे रहे हैं। अब मैं BSNL का अकाउंटेंट तो क्या रिकॉर्ड करूंगा, सर आई विल रिकॉर्ड द एसेट फॉर 100 करोड़। 10,000 करोड़ की एसेट 100 करोड़ में मिल गई, तो भैया मैं 100 करोड़ मेरी कॉस्ट है ना, मैं तो 100 करोड़ पे रिकॉर्ड करूंगा, खत्म। और आगे चलते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं यार, तुम तो हमारे अपने हो, फ्री ले जाओ, मत दो, हटा छोड़ो। तो क्या करें, नॉमिनल वैल्यू 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने 10,000 करोड़ का लाइसेंस बेटा अपनी बुक्स में 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर दिया। वाह। तो ये होता है कि जहां ग्रांट के रूप में मिला। AS12 में भी यही बातें लिखी हैं उन्होंने कि जब आप एसेट एक्वायर करते हो और थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट होती है सपोज, तो आपका जो सिद्धांत है ना कि एसेट्स को कॉस्ट पे करना है, तो वो सिद्धांत चेंज नहीं होता। एंड वी शैल रिकॉर्ड द एसेट एट कॉस्ट। हम भैया उसे कॉस्ट पे ही करेंगे, वो कॉस्ट पे ही होगा बेटा। अब अगर 10,000 की चीज 100 रुपए में मिल गई तो कॉस्ट तो 100 है, 100 पे कर लो। और फ्री मिल गई तो वो कह रहे ठीक है चलो नॉमिनल वैल्यू पे कर लो, आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे कर लो। बहुत बढ़िया, चलो आई होप क्लियर है बच्चों। अब देखिए इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, ये तो थी जब हमने एक्वायर किया, एक्विजिशन, हमने सेपरेट एक्वायर किया, हमने अमलगामेशन में एक्वायर किया, या हमने ग्रांट के रूप में एक्वायर किया। ये तो ठीक हो गया। अब हो सकता है कि जो इंटेंजिबल एसेट है वो हमने खुद ही बनाई, हमने उसको बेटा खुद ही जनरेट करा, तो एक्वायर नहीं किया,
It is now internally generated intangible asset. हो सकता है ना सर, हमने कोई नो हाउ है, नो हाउ मतलब कोई हमने सर मेथड निकाला काम करने का, रिसर्च करी, रिसर्च के बाद हमने डेवलपमेंट करा, सर हमने कोई नई मेडिसिन बनाई, उसका पेटेंट, वो भी नो हाउ है बेटा। अभी आप देखो, आज आप जिस युग में रह रहे हो, तो कोविड हुआ, कोविड के बाद बेटा वैक्सीन आई, वैक्सीन के लिए कितनी सारी कंपनीज रिसर्च कर रही थी। अब जिस किसी का रिसर्च सक्सेसफुल हो गया, वो फिर गवर्नमेंट को अप्लाई किए, उन्होंने अप्रूवल्स किए और वैक्सीन्स बेचना शुरू कर दिया। तो ये इंटरनली जनरेटेड है, हमने खुद डेवलप किया, सॉफ्टवेयर हमने खुद डेवलप किया। मूवी है, मोशन पिक्चर फिल्म, उसका हमने खुद शूटिंग किया। सो ऑल दिस इज इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट्स। ओके सर, अब देखो इसमें कुछ बातें इंटरनली जनरेटेड, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये वर्ड्स तो बेटा है कॉमन। गुडविल, नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सर बहुत पुराना है, इंटरनली जनरेटेड अगर गुडविल है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। इवन इनकम टैक्स भी कहता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप जो है वो कॉस्ट जीरो मानोगे कैपिटल गेन्स में। सर उसके बाद में अब जब आप इंटरनली जनरेट करोगे तो पहले आप रिसर्च करोगे, और रिसर्च के बाद बेटा आप उसका डेवलपमेंट करोगे। भाई ठीक है नहीं सर, मैं पहले रिसर्च करूंगा। रिसर्च मतलब कि ये एसेट क्या होता है, कैसे बनता है, बनेगा नहीं बनेगा, कितना एक्सपेंस होगा, ऑल दिस नॉलेज इज रिसर्च। डेवलपमेंट इज देन टेकिंग अ डिसीजन कि ठीक है हम बनाते हैं और फिर हम शुरू करेंगे। मैं समझा, सपोज आपने सीए ज्वाइन, बिफोर ज्वाइनिंग सीए आपने रिसर्च करी। रिसर्च छोटी सी थी, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं है ये। और रिसर्च बेटा इस बात की थी कि लाइक सीए कितनी कॉस्ट आएगी, कितने साल का कोर्स है, सीए कहाँ से होता है, सर इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, पासिंग परसेंटेज क्या होती है, आर्टिकलशिप का क्या है। तो वो सारा हम ज्ञान की खोज किए, पता लगाए, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। देन यू डिसाइडेड कि ठीक है चलो हम भी सीए करते हैं। फिर आपने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराया, वो डेवलपमेंट है। तो इस एस का कहना है कि भैया रिसर्च में कौन सी एसेट क्रिएट होगी? नो एसेट इज बीइंग क्रिएटेड, सो पीएनएल। तो रिसर्च तो बेटा हमेशा ही पीएनएल में जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं है उसका। तो रिसर्च हमेशा पीएनएल में जाएगी। फिर से बोलूं सर, रिसर्च पीएनएल में जाएगी। अब जो डेवलपमेंट है देखिए, उसमें इन्होंने कंडीशंस बताई। सर ये एसेट भी हो सकता है और ये पीएनएल भी हो सकता है। कंडीशंस फुलफिल हो गई, ठीक है। कंडीशंस क्या है बताता हूं। कंडीशंस आर मेट तो एसेट है, और बेटा कंडीशंस नॉट मेट, फुलफिल नहीं हुई तो एक्सपेंस है, पीएल में डालो। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? तो देखिए कंडीशन तो वही है। पहला है टेक्निकली फीजिबल टू कंप्लीट द एसेट। सर टेक्निकली फीजिबल, हमारा एसेट टेक्निकली कंप्लीट होना हो, हमको लगता हो कि टेक्निकली हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे,
तभी तो कुछ बेनिफिट मिलेगा. सपोज आई वॉन्ट टू मेक ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि फ्यूचर देखता हो. एक मूवी में था बच्चों, शायद क्रिस 2. अभी वो ऋतिक रोशन ने कंप्यूटर, रोहित मेहरा ने कंप्यूटर बनाया और वो फ्यूचर देखता था. ऐसे किया, हाथ रखा, ऐसे घुमाया, फ्यूचर दिखाया, पीछे देखना, ऐसे घुमा दिया. वाह सर, मूवी का छोड़ो, ये बताओ आज की डेट में टेक्निकली ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि ऐसा कंप्यूटर बन जाए? नहीं ना. तो अभी सपोज एक कंपनी बना रही है, रिसर्च किया, डेवलपमेंट कर रही है, बट दे डोंट नो कि बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे. तो यार P&L में डालो ना. एसेट तभी करोगे जब बिल्कुल पक्का विश्वास हो. इंटेंशन टू कंप्लीट, इंटेंशन टू कंप्लीट. हमारी इंटेंशन ही नहीं है कंप्लीट करने की. सर या तो हम उसको यूज कर पाए और या फिर हम बेच पाए सेलेबल. तो इट इज आइदर यूसेबल और सेलेबल. कुछ तो कर लो बच्चों. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिले. और लास्ट पॉइंट है कि मेजरमेंट इज पॉसिबल. Only then you can record expenditure of development as an asset. All conditions must be satisfied. तो बेटा अगर कोई एक्सपेंडिचर इंटरनली जनरेटेड कर रहे हो, रिसर्च है, P&L, रिसर्च इज अभी डिसाइड नहीं हुआ बनाना नहीं बनाना है, लेकिन जब हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है बनाते हैं और फिर उस काम में लग गए, तो वो डेवलपमेंट है. उसमें अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो एसेट मान लेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा. और अगर ये नहीं पूरी हो रही है तो एक्सपेंडिचर मान के हम उसको P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे. मैं फिर बोलूँगा, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी स्ट्रिक्ट, और वो जरा सी भी कंडीशन अगर आपकी इधर से उधर हुई तो सारा एक्सपेंडिचर P&L में धक्का दे देता है. जाओ गिरो मरो, लाइक दिस. एसेट तभी मान. अब देखिए एसेट अगर मानेंगे तो एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. बेटा दिस इज फंडामेंटल. कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करा रहा हूं. आप ढूंढ के लाना कोई ऐसी सिचुएशन जब हम किसी एसेट को जब एक्वायर किया तो अदर देन कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे. तो देखिए कॉस्ट में आपका जो है पोस्ट रिसर्च फेज आएगा. पोस्ट रिसर्च एक्सपेंस, क्योंकि जो रिसर्च का एक्सपेंडिचर है भैया एज पर AS 46 वह PL में ही जाना है, कुछ नहीं, नो एक्सेप्शन. ओके, अब इसमें क्या क्या हो सकता है देखिए. मटेरियल हो सकता है, ठीक, सैलरीज वेजेस हो सकती हैं. सर क्योंकि इंटेंजिबल है ना, तो डेवलपमेंट कर रहे हो, अब कुछ मटेरियल यूज हुए, अपने स्टाफ को, रिसर्चर्स को सैलरी दिया, रिसर्च नहीं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अदर एक्सपेंस, ठीक है बेटा, होता ही है. इवन ओवरहेड भी हो सकता है, एलोकेट करेंगे. इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड है, वो जोड़ लेंगे. इवन बोरोइंग कॉस्ट हो सकती है, इसके लिए आपको AS 16 पढ़ना पड़ेगा. और उसमें था ना कि अगर कोई एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, उससे रिलेटेड बोरोइंग्स है, तो उसकी कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो सकती है. लेकिन बच्चों ये तो हम ले लेंगे, बट कुछ कॉस्ट एक्सक्लूड होंगी. सर वही पुराना है अपना, कुछ कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसमें भी नहीं होगा. देखो सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ओवरहेड, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ओवरहेड, ये कब ऐड हुए? कभी नहीं हुए, जो कि रिलेटेबल डायरेक्टली नहीं है. सर क्लियरली आइडेंटिफाइबल इनएफिशिएंसीज,
इनएफिशिएंसी मतलब जो एबनॉर्मल वेस्टेज है, एबनॉर्मल क्लियरली, और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ फॉर ऑपरेटिंग द एसेट। अब एक सॉफ्टवेयर बन गया, सॉफ्टवेयर चलाने की ट्रेनिंग दी स्टाफ को, तो वो तो यार अपना एक्सपेंडिचर है, P&L में डालो उसको भैया। ओके, तो ये नहीं करेंगे सर, समझ में आया? रिसर्च हमेशा P&L, गुडविल एक्वायर कर रहे हो तो रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। डेवलपमेंट टेक्निकली फिजिबल है, इंटेंशन टू कंप्लीट है, हम बाद में यूज करेंगे या बेच लेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड है, कॉस्ट मेजर हो सकती है, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो एसेट है, नहीं हो रही तो P&L है। अब अगर एसेट है तो उसमें मटेरियल, सैलरी, वेजेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, एलोकेटेड ओवरहेड और आपका बोरोइंग कॉस्ट भी इंक्लूड हो सकता है अगर क्वालिफाइंग एसेट है। और अगर देखिए सर, सॉरी, ये चीज एक्सक्लूड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, जनरल ओवरहेड्स, क्लियरली आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसी, वेस्टेजेस, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ फॉर ऑपरेटिंग द एसेट, ये सर एसेट का पार्ट तो भी है। ओके सर, डन। अब देखिए आगे कहते हैं कि अगर सपोज आपने कोई इंटरिम अकाउंट्स बनाए, इंटरिम माने मान लो हम 3-3 महीने की बैलेंस शीट बनाते हैं सर, लिस्टेड कंपनी है, बनानी पड़ती है एज पर सेबी गाइडलाइंस। हमने एक डेवलपमेंट पे खर्चा किया, 30 जून को बैलेंस शीट बनाई बेटा, फर्स्ट क्वार्टर, और उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि टेक्निकली वेदर इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट द एसेट, तो हमने उस एक्सपेंडिचर ऑफ डेवलपमेंट को P&L में डाल दिया। सितंबर आते आते बेटा टेक्निकली अब ये कंफर्म हो गया कि हाँ बना लेंगे, आगे कंडीशन मेट हो रही है, तो अब हमने कहा कि जो पीछे हमने P&L में डाल दिया था हम उसको रिवर्स करके एसेट मान लें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई इमेचोल में एक बारी अगर आपने इंटरिम अकाउंट्स में या किसी ईयर के अकाउंट्स में एक्सपेंस को PL में डाल दिया तो वो रिवर्स नहीं होगा। आगे का तो ठीक है कैपिटलाइज करो, बट जो पीछे P&L में डाल चुके आप पढ़ के देखो, लिखा है एन एक्सपेंस दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन एनुअल और इंटरिम रिपोर्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड ऑन सब्सिक्वेंट डेट। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आप जोड़ सकते हो, सर एसेट इनिशियली रिकॉर्ड हुआ, अब उसके बाद 2 साल 5 साल 10 साल बाद और खर्चा हुआ, तो वो भी देखो कंडीशन यही है बेटा, अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो ऐड कर लो एसेट में, नहीं तो एक्सपेंस है। और बहुत रेयर होगा कि बाद में कुछ हो, सर एसेट एक्वायर हुआ, डेवलप हुआ, तब तक तो ठीक है, उसके बाद में एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज वाला बहुत मुश्किल है। लेकिन कंडीशंस वही है सर, हेड फॉर यूज, कॉस्ट मेजरेबल हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, तो तभी तो करोगे ना। चलो एनीवे आगे बढ़े। तो देखिए अब हमने कर लिया इनिशियल रिकॉग्निशन, यानी जो असेट थी इनिशियली हम उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। आप बोलो हाँ, मैं ही बोल देता हूं हाँ। तो हमने बेटा उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, इनिशियली कॉस्ट पे, बराबर। वो क्राइटेरिया था, मीट आउट होगा तभी होगा। अब बैलेंस शीट डेट पर क्या करोगे सर? तो देखिए कॉस्ट लेस एमोर्टाइजेशन, बेटा जैसे फिक्स्ड एसेट टेंजिबल होती ना पीपी, तो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे करते हैं, तो इसको हम कॉस्ट लेस एमोर्टाइजेशन पे करेंगे। एमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन है, इंटेंजिबल में वी कॉल इट एमोर्टाइजेशन, तो कॉस्ट लेस एमोर्टाइजेशन। तो these assets should be carried in subsequent period at cost less accumulated amortization. Amortization क्या है सर? It is systematic allocation
ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ, वही पुराना सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ। क्या मतलब सर? मतलब बेटा वही कि आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, माइनस आपने करा उसमें एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये जो बचा, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब आपका जो यूजफुल लाइफ है, ठीक है, से 5 इयर्स, तो आप उसमें बेटा इसको एलोकेट करोगे। भाई डेप्रिसिएशन में भी यही होता था, अभी भी वही है। अब इन्होंने कुछ बातें कही। पहले देखो, कॉस्ट तो हमने निकाली, हम लोग इतनी देर से कॉस्ट ही तो डिस्कस कर रहे थे, सेपरेट एक्वायर किया, सेल्फ जनरेट किया, तो ये तो हो गई। रियलाइजेबल वैल्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहना है कि बेटा ये जनरली, आप बताओ, यू आर यूजिंग ए सॉफ्टवेयर एंड लेट मी से कि 10 साल उसका लाइफ है। आफ्टर 10 years हाउ मच यू विल बी एबल टू रियलाइज? सर ये कहां बिकेगा? आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, क्या आप उसे बेच पाओगे? भाई जो टेंजिबल होता है ना, वो कम से कम कबाड़ी को तो बिक जाता है, इंटेंजिबल तो स्क्रैप में भी नहीं जाएगा, तो जनरली जीरो होगी। अगर कोई आप पे कन्विंसिंग एविडेंस है कि यस यू विल रियलाइज सम अमाउंट, तो ले लो, बट जनरली जीरो। ओके, उसके बाद देखो यूजफुल लाइफ जनरली सर नॉट मोर देन 10 years। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है ये सब बातें, वो कह रहे हैं देखो इंटेंजिबल एसेट को भी राइट ऑफ करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे, उसको भी वो करोगे, और उसकी जो लाइफ है वो 10 से ज्यादा मत लेना, मैक्सिमम 10 साल चलेगी वो। हाँ, अगर कन्विंसिंग एविडेंस है, यू कैन प्रूव कि हाँ लाइफ इज मोर देन 10, तो ले लो, अदरवाइज नॉट मोर देन 10। एलोकेट जब करोगे तो बेटा इन प्रपोर्शन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और अगर वो नहीं पता है तो स्ट्रेट लाइन में सॉरी। तो इनका कहना है कि भैया आप उसको जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस प्रपोर्शन में करो जो कैश फ्लो हो रही है, और अगर नहीं पता लग रही है तो आप स्ट्रेट लाइन पे करो। फिर समझो, जो एसेट है वो कॉस्ट लेस एमोर्टाइज्ड होगी, एक्यूमुलेटेड हर साल घटेगा ना। एमोर्टाइजेशन इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ। कॉस्ट लेंगे जिस पे रिकॉर्ड किया, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे, डेप्रिसिएबल अमाउंट आ जाएगा। नाउ वो डेप्रिसिएबल अमाउंट हम एलोकेट करेंगे, बांटेंगे ओवर यूजफुल लाइफ। तो देखो रियलाइजेबल वैल्यू नॉर्मली जीरो, अगर आप पे कन्विंसिंग एविडेंस है तो आप ले लो, अदरवाइज जीरो है। यूजफुल लाइफ अगर पक्का है तो बात अलग है, नहीं तो मैक्सिमम 10, और उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स के प्रपोर्शन में बांटो। और अगर वो क्लियर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन कर दो। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स आई। तो देखो लिखा है पीरियड, एसेट शुड बी एमोर्टाइज्ड ओवर बेस्ट एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ। जितना भी यूजफुल लाइफ होगा बेटा उसमें बांटेंगे। फिर कह रहे हैं कि एएस कहता है यूजफुल लाइफ जनरली डजंट एक्सीड 10, वो 10 साल से ज्यादा नहीं होती।
लेकिन ज़्यादा हो सकती है। और एमोर्टाइजेशन कब शुरू करोगे? व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, जब भी यूज के लिए अवेलेबल है। बराबर है सर। मेथड तो कह रहे हैं वैरायटी ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, WDV हो सकता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन आप उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न में करिए सर, बेनिफिट्स के पैटर्न में करिए। और पैटर्न अगर नहीं है तो SLM करिए, स्ट्रेट लाइन। रेसिडुअल वैल्यू शुड बी अस्यूम्ड टू बी 0। हाँ, इफ देयर इज ए कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी या रेडी मार्केट फॉर सेल, मतलब पक्का है कि यहां बिक जाएगा। रिव्यू, इसको समय समय पर रिव्यू करते रहिए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अब रिव्यू करते रहिए। ओके बच्चों, अगली हेडिंग है रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। तो देखिए, नीड नॉट टू से कि जब आप एसेट रिटायर करोगे या डिस्पोज करोगे तो नंबर 1 एलिमिनेट करोगे फ्रॉम बुक्स। नंबर 2, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको आप बेटा पीएल में दोगे, हमेशा यही होता है। तो एसेट रिटायर हो गई या हमने बेच दी तो नंबर 1 एलिमिनेट करो, माने उसकी बुक वैल्यू 0 करो, मतलब बुक्स में से हटाओ। अब बुक्स में मान लो उसकी अमाउंट आ रही 5 करोड़, बिकी 5 लाख में, तो 4 करोड़ 95 लाख का लॉस हो गया, P&L में डालो। प्रॉफिट है वो भी P&L में ले लो, 0 मिला पूरा P&L में ले लो। तो लिखते हैं इंटेंजिबल एसेट शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड, माने एलिमिनेट। और नो फ्यूचर बेनिफिट्स, गेन लॉसेस फ्रॉम रिटायरमेंट और डिस्पोजल, प्रॉफिट या लॉस, रिटायरमेंट या डिस्पोजल, आप उसको एक्सपेंस मानोगे या इनकम मानोगे और बेटा P&L में लिखो। उसके बाद देखिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये सिंपल पार्ट है, आई होप आप खुद ही पढ़ लोगे। तो आई एम स्किपिंग दिस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बच्चों। और बेटा इसके बाद में इस पे देखिए आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अब आप इसको ट्राई कर लीजिए, और जो भी आपका ना हो आप मुझे बताइएगा। सो आई विल रिकॉर्ड इन दी नेक्स्ट सेपरेट वीडियो ऑल योर डाउट्स, राइट। तो फिलहाल इतने ही रखते, दिस इज AS 26। क्वेश्चंस करिए, डाउट्स बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।